यंत्रों के उपयोग को लेकर बैठक आहूत। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर गुरुवार की शाम को तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा, सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में पुलिस थाना परिसर में धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों की बैठक आहूत की गई, जिसमें तहसीलदार मिश्रा ने बताया कि शासन की गाइडलाइन व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्धारित डेसिबल के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाना है। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उड़न दस्ता गठित किया गया है, जिसमें एडीएम स्तर के अधिकारी शामिल रहेंगे, जिनको दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा। धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तहसीलदार साहब उस पर प्रकाश डालेंगे, बताइए। आदेश वैसे निर्देश पुराने हैं, लेकिन एक नया सर्कुलर जारी हुआ है और मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने भेजा है। ये सर्कुलर 13 दिसंबर 2023 का है और इसमें ये बात स्पष्ट लिखी है कि ये जो सर्कुलर है इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत भी है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर का याचिका क्रमांक 4792/2005 है और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में तीनों चीज़ें हैं। सरकार ने बेसिकली जनहित में और माननीय न्यायालयों के आदेश पालन में जारी किया है और वो इसलिए है कि जैसा कि उसमें पैरा 2 में लिखा है, ये शेयर भी कर देंगे आपको। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद में व्यवधान पड़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव होते हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने भी एक याचिका प्रचलित है, उसमें समय समय पर बहुत सारे आदेश दिए हैं और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो शोर की सीमा है वो तय कर दी है। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल है। कमर्शियल एरिया में 65 और 55 डेसिबल है। रेसिडेंशियल में 55 और 45 है और साइलेंट जोन में 50 और 40 डेसिबल है। इसमें उड़न दस्तों का गठन किया है। इसमें जिला प्रशासन के नॉमिनेट अधिकारी हैं, थाने के थाने प्रभारी हैं या उनका प्रतिनिधि है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी हैं। ये लोग जांच करेंगे और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे। ये साप्ताहिक, इसकी महत्व ये है कि इसमें एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। इसकी गंभीरता इससे प्रकट होती है और जो उसमें मजिस्ट्रेट हैं उनको तलाशी, जब्ती इत्यादि की सारी शक्तियाँ जो दंड प्रक्रिया संहिता में है वो सब प्रदान करी है। और इसमें एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि इसका पालन प्रतिवेदन पहला जो है वो दिसंबर में जाएगा कि हमारे यहाँ की स्थिति मोटे तौर पर क्या है। यह भी है कि सामान्य रूप से मध्यम ध्वनि मानकों के मानदंडों का पालन करते हुए मध्यम आकार के 2 डीजे का प्रयोग ही चलेगा और उनके लिए भी लाउड स्पीकर और डीजे की अनुमति जो है वो सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना है। तो कुल मिला के इसका आशय ये है, जैसे अभी परीक्षाएं भी आ रही हैं, और जो सामान्य तौर पर ये है कि आपका जो देव स्थान है उस देव स्थान, आप लोग धर्मगुरु लोग भी इसमें शामिल हैं, आपके देव स्थान पर इस प्रावधान का पालन करना आपकी जवाबदारी है। मंदिर में मंदिर के पंडित जी हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथी जी हैं, मस्जिद में जो वहाँ के इमाम हैं, उनकी ये जवाबदारी है कि इस स्टैंडर्ड का पालन करें। इस स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने पर कार्रवाइयाँ भी हैं, वो भी इसमें लिखी हुई है। भारतीय दंड विधान धारा 181, 190 में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में भी इसमें कार्रवाई होती है। तो आप सभी को ये प्रावधान की जानकारी देना एक तो उद्देश्य था। दूसरा यह था कि इसमें आप सभी, चूँकि एक जनहित का अच्छा काम हो रहा है अपने मध्य प्रदेश में, तो उसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है और अपने अपने क्षेत्र में इसका पालन करें आप लोग। ये इसकी मूल भावना है। टीआई साहब भी थोड़ा सा इसमें बताएं। डेसिबल का प्रावधान किया गया है कि उसमें डेसिबल से एकदम से आपको ये टेक्निकल भाषा है तो समझ में नहीं आता, तो लेकिन इसका अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो जो अधिकतम वॉल्यूम होता है किसी भी साउंड सिस्टम का, उसका 1/4, 1/4
इससे कम रहे उसकी आवाज़। और जहाँ पे भी किसी भी धर्म स्थलों पे जो लाउड स्पीकर्स लगे हैं उनके लिए एक विधिवत जो अनुमति होती है वो प्राप्त कर ली जाए सक्षम अधिकारी से। उसके लिए जो कार्यपालिक दंडाधिकारी होते हैं या अनुविभागीय दंडाधिकारी होते हैं वो उसके लिए प्राधिकृत हैं अनुमति देने के लिए। अनुभाग मुख्यालय पर एसडीएम और तहसील मुख्यालय पर तहसील। सभी के लिए नए सिरे से लेना है, सभी के लिए आपको नए सिरे से अनुमति प्राप्त करना है और अनुमति प्राप्त करने की कुछ शर्तें होंगी उन शर्तों का पालन करना है। और इस बार जो पालन होगा वो बहुत ही सख्ती से होगा। अगर सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है उनके खिलाफ और वो 100% की जाएगी। उसमें उस कार्रवाई में ध्वनि विस्तारक यंत्र जिनका दुरुपयोग हो रहा है उनको जब्त किया जाकर उनको इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ जो कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो सभी समझदार हैं, सभी वो तो कार्रवाई तो एक अपनी जगह है लेकिन हमें उसका पालन करना है। प्रथम दृष्टया तो प्राथमिकता सिर्फ पालन करने की है और जो सभी करेंगे उसके लिए। मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर्स लगे हैं, कहीं मंदिरों में लगे हुए हैं, कहीं गुरुद्वारों में लगे हुए हैं, सभी धार्मिक स्थलों के लिए है ये प्रावधान कि इसमें जो है क्योंकि शोर जो होता है उसके लिए भी सीमा निर्धारित की गई है। जो रेजिडेंशियल एरिया में है वो डे टाइम में 55 डेसिबल होना चाहिए और नाइट टाइम में 45 डेसिबल होना चाहिए, 45 डेसिबल। हाँ, ये अभी मानक से ज़्यादा है। ये अभी आप लोगों ने इसको लागू नहीं किया है, अब इसको लागू करना होगा। अभी जाके हम एक बार प्रत्येक मस्जिद में जाके उसको निर्धारित भी कर देंगे अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो व्यक्तिगत तौर पे कि भाई ये आपकी अधिकतम सीमा है और इस अधिकतम सीमा में ही उसका उपयोग किया जाएगा। इससे अधिक अगर उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो नगर में डीजे बैंड रहते हैं जो बैंड बजना चाहिए उसमें डीजे लगाते हैं और फिर इतनी आवाज़ रहती है कि आपके यहीं से निकलते हैं, मतलब यहाँ भी धड़धड़ होने लग जाता है, इतनी आवाज़ रहती है। तो बैंड वालों को तो डीजे उतरवा लेना चाहिए कायदे से। गाना तो बंद कर दिया बैंड वालों ने और अभी डीजे वालों की एक अलग से बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें उनको भी निर्देश दिए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि डीजे को क्रमशः पूरी तरीके से समाज से पृथक करने का प्रावधान है, वो भी किया जाएगा। सर और दूसरी अपनी बात कि आप गाँव जाके उनको भी पूरी मीटिंग लेकर उनको सूचित कर दिया आएगी। उसके आधार पे हम फिर 188 IPC के तहत कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करेंगे, समिति के खिलाफ करेंगे। कोलाहल अधिनियम और 188 के तहत हम फिर पुलिस कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे क्या है कि पूजा जैसे समिति के अधीन में जहाँ लगी है, अब क्या हो रहा है जिसको जहाँ जगह दिखी है, सार्वजनिक है या मस्जिद है या मंदिर है या कोई ऑफिस का कोई रास्ता है, उसी पे सभी ने लगा लिए। यहाँ पे उनको बुलाए नहीं। अरे एक सबकी नॉलेज हम डाल रहे हैं, वो ठीक है, सबकी नॉलेज हम डाल रहे हैं हम इस बात में। यहाँ पे धर्मगुरुओं को बुलाए हैं तो आप धर्मगुरुओं वालों की बात नहीं, थोड़ा सा और एक बात जरूरी है, ये भी थोड़ा आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। सब इकट्ठे हुए तो ठीक रहेगा। यहाँ पर मंदिर वाले भी अपने सभी लोग हैं इसलिए बात कर रहे हैं हम। दूसरा धर्म स्थल के पास के प्रतिनिधि मंदिर के आसपास धर्म स्थल के आसपास भी नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं। उससे भी 100 इतना सा है विषय, एक चौथाई बाकी किसी बात पे कोई प्रतिबंध नहीं है। 24 घंटे बजाइए, 24 घंटे आपका साउंड रहे। जैसे हिंदू लोगों में अखंड रामायण होती है तो 24 घंटे चलता है, तो चले, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसका वॉल्यूम निर्धारित सीमा से ज़्यादा ना हो, बस इतनी सी बात है। बैठक आउट करिए, क्या मामला है सर? ये जो है गृह विभाग ने एक नया आदेश अभी जारी करा है जो पुराने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में पूर्व के जो आदेश या जो कानून नियम हैं उनके पालन के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय गृह द्वारा दिनांक 13 दिसंबर को एक आदेश जारी करा गया है। उसके संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रत्येक थाना क्षेत्र के सभी धर्मों के धर्म गुरुओं या धर्म प्रतिनिधियों को पालन कराने हेतु समझाइश देने के संबंध में एक बैठक का बताया था। उसके पालन में अभी ये बैठक ली गई है, जिसमें थाना नागदा क्षेत्र के सभी धर्मों के प्रमुखों को बुलाकर उनसे चर्चा करके उनको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के पालन प्रयोग के संबंध में
बताया गया है। मामला जितेंद्र चौहान हत्याकांड का 4 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज, हत्या में उपयोग हथियार हुए जब्त। गांव बिरियाखेड़ी में जितेंद्र हत्याकांड का खुलासा गुरुवार की रात्रि में सीएसपी ने किया, जिसमें एक ढाबा संचालक सहित 4 युवकों को आरोपी बनाया गया। बादल को छोड़कर शेष सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज है, जबकि मृतक के खिलाफ भी 2 मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित गांव बिरियाखेड़ी में 12 दिसंबर की अल सुबह जितेंद्र पिता जसवंत सिंह चौहान उम्र 28 वर्ष की संदिग्ध मौत के मामले में सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार की रात्रि 7 बजे सीएसपी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता लेकर खुलासा किया। सीएसपी ने बताया कि मनोज पिता बापूलाल बंजारा उम्र 28 वर्ष निवासी रतलाम फाटक नागदा हाल मुकाम दीपक नेगी का खेत ने एक शादीशुदा महिला के विवाह कर लिया था। इसके बाद पिता और भाई को ये मंजूर नहीं था। वह लगातार बेटी बहन को लेने के लिए आ रहे थे, जिसके कारण मनोज दहशत में था। 12 दिसंबर की रात्रि में लगभग 11:30 बजे जितेंद्र का दरवाजा खटखटाया तो मनोज ने सोचा कि उसके ससुराल वाले पत्नी को लेने आ गए। मनोज ने ढाबा संचालक अनिल मीणा, बादल चंद्रवंशी, विकास मकवाना को मोबाइल पर सूचना देकर बुलाया। चोरों ने जितेंद्र के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बाइक की मदद से सड़क किनारे फेंक दिया और डायल 100 को सूचना दी कि सड़क किनारे एक घायल पड़ा हुआ है। पुलिस को शंका होने पर जांच की गई तो मामला हत्या का सामने आया। टीआई पिंकी आकाश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनिल, बादल, मनोज और विकास को राउंड अप किया, जिसमें आरोपितों को पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास भी उन्होंने किया। मोबाइल का डाटा आने के बाद पुलिस के सामने तस्वीर स्पष्ट हो गई। पुलिस ने अनिल बाबूलाल मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी प्रकाश नगर नागदा, मनोज पिता बापूलाल बंजारा उम्र 25 वर्ष निवासी रतलाम फाटक नागदा, बादल पिता कैलाश चंद्रवंशी उम्र 29 वर्ष निवासी ठिकरिया, विकास पिता मांगीलाल मकवाना निवासी अटलावदा पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया। हत्या में उपयोग किए गए डंडे और हथियार भी जब्त किए गए। बारह 2023 को कल 13 तारीख है ना, 12/2023 को प्रातः करीब 4 बजे थाना बिड़ला ग्राम पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जावरा रोड पर ग्राम बिरियाखेड़ी सीमा में थाना बिड़ला ग्राम क्षेत्र में सड़क किनारे पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल सब इंस्पेक्टर लाल सिंह डोडिया मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा मौके पर देखते व्यक्ति मृत अवस्था में पाया। सूचना पर निरीक्षक प्रभारी थाना बिड़ला ग्राम सुश्री पिंकी आकाश मय बल के पहुंचे और इनके द्वारा भी मौके पर परीक्षण करते हुए मृत व्यक्ति की को पूरी तरह से जांचा परखा गया, उसको चेक करा गया। उसके पहने हुए कपड़ों में एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जो लाइसेंस धर्मेंद्र सिंह निवासी बिछड़ोद का होना पाया, जिस पर थाना घटिया के माध्यम से सूचना संबंधित परिवार को भेजते पता चला कि जो धर्मेंद्र सिंह है उसका भाई जितेंद्र सिंह पिता जसवंत सिंह राजपूत निवासी ग्राम बिछड़ोद जो है ये संभावित रूप से उक्त व्यक्ति हो सकता है। सूचना पर उसके परिजनों को, उसके भाई को, धर्मेंद्र सिंह को बुलाया गया। साथ में वहां पर घटनास्थल पर उपस्थित सूचनाकर्ता जिसने कि पुलिस थाने पर डायल 100 पर खबर करी थी, मनोज बंजारा, जो कि वहां पर सामने बने खेत पर पानत का काम करता है अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ में। उससे पूछने पर उसने बताया कि रात को करीब 11:15 बजे के करीब उसने उक्त व्यक्ति को घायल अवस्था में वहां देखा था, जिस पर उसने मानवतावश उसके सिर पर एक रूमाल अपने पास से लगा दिया था। बाद में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी मृत्यु होने पर उसके मनोज के द्वारा सूचना 108 एम्बुलेंस को करी गई, जिन्होंने आकर व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना मनोज को बताई। बाद में मनोज ने डायल 100 को खबर करी, जिस पर डायल 100 के माध्यम से थाने पर सूचना मिलने पर पुलिस बल पहुंचा। मनोज से बातचीत करने के बाद में मनोज की तरफ से
मर्ग इंटीमेशन धारा 174 CRPC के तहत सब इंस्पेक्टर लाल सिंह द्वारा दर्ज की गई थी, जो असल में थाने पर भेजकर उसका जांच शुरू करी गई। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास पूरी सर्चिंग कराई गई, रोड पर भी सर्चिंग कराई गई और घटनास्थल के पास में श्री दीपक नेगी निवासी नागदा का खेत है, जहां पर मनोज बंजारा अपनी पत्नी पूजा के साथ काम करता है। वहां पर काफ़ी बारीकी से देखते हुए वहां पर घटनास्थल पाया गया, जहां पर कि खून, मानव रक्त जैसा खून दिख रहा था और कुछ हड्डियों के टुकड़े भी मिले। चूँकि मृतक के भी सिर में चोट थी, उसके काफ़ी ब्लड निकल गया था और साथ में शरीर में अन्य स्थानों पर भी चोटें थी, तो संभावना ये व्यक्त की गई कि यहाँ पर घटना हो सकती है। इस संबंध में मनोज से और उसकी पत्नी पूजा से जब काफ़ी गहराई से पूछताछ करी, तब पता चला कि मनोज ने ये बताया कि उसके पहली पत्नी के चले जाने के बाद उसने एक अन्य विवाहित महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया था और उस विवाहित महिला के साथ वो अच्छे से रह रहा था, लेकिन विवाहित महिला के जो पिता भाई वगैरह हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी बहन पुत्री मनोज के साथ रहे। पूर्व में भी उनके द्वारा मनोज के साथ आकर यहाँ नागदा क्षेत्र में विवाद किया गया था और उन लोगों ने इसी बात को लेकर, पहले विवाद हुआ था तो इस बात से काफ़ी मनोज डरा हुआ था और घटना दिनांक को रात को करीब 11:15 बजे जब दरवाजे पर उसने आहट सुनी खटखटाने की, तो उसको लगा कि उसके ससुराल वाले फिर से आ गए हैं विवाद करने के लिए। इस पर उसने घटनास्थल के पास बने आई लव चिकन नाम के एक ढाबा था, उसके मालिक अनिल मीणा को खबर करी। मीणा ने आकर वहां पर घटनास्थल पर अपने साथियों के साथ आया। जैसे ही इसको मनोज को आभास हुआ कि वो आ गया है, तो इस पर इसने उसको दरवाजे को खोला और खोलने के साथ ही उसको मृतक मिला, जिसके साथ उसने मारपीट करी और मारपीट करके चोटें पहुंचाई। अब चूंकि अनिल मीणा वगैरह ने का नाम इसने बताया था, तो सभी से गहराई से पूछताछ करी गई। पूछताछ में जो सही स्थिति आई कि मनोज ने संभावित रूप से अपने ससुराल वालों के आने की सूचना समझकर अनिल मीणा को फ़ोन करके अपनी पत्नी के माध्यम से वहाँ पर बुलवाया था और अनिल मीणा और उसके साथी, उसके कर्मचारी बादल और विकास मकवाना, ये लोग जब वहाँ पहुँचे तब मनोज द्वारा दरवाज़ा खोलकर उस अज्ञात व्यक्ति को ही अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ, ससुराल के व्यक्तियों के साथ आया समझकर उसके साथ घटना कारित करी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर जो ढाबा मालिक है उसने भी और उसके जो दो साथी थे विकास और बादल, इन लोगों ने भी अपने साथ में जो भी डंडे पाइप वगैरह थे उससे उसके साथ मारपीट करी। मृतक के साथ मारपीट हो गई, मृत्यु हो गई। तब इन लोगों ने प्लान करा सभी ने कि अब ये चूंकि इसकी मृत्यु तो हो गई है और ऐसे में अपन फंस जाएंगे, तो इन्होंने उसके शव को मनोज को कहकर रोड पर भिजवाया। रोड पर विकास और मनोज एक 2 पहिया वाहन से उस शव को ले गए, जहां पर ले जाते समय उनका वाहन भी बीच में ख़राब हो गया था। जैसे तैसे उन्होंने रोड पे ले जाकर शव को वहीं पटक दिया और अपने जो प्लान के मुताबिक 108 एम्बुलेंस को अज्ञात व्यक्ति के घायल होने की सूचना दी और बाद में डायल 100 को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। इस प्रकार से पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास करा। सूचना पर हमारे द्वारा धारा 302 IPC का अपराध थाना बेलडाग्राम थाना प्रभारी द्वारा दर्ज कराया गया और दर्ज करने के बाद में अनुसंधान PI द्वारा स्वयं करते हुए सत्यता का परीक्षण किया गया। मनोज के जो पत्नी के जो भाई पिता वगैरह की तलाश रतलाम जिले में कराई गई। तब इसके एक पत्नी के एक भाई मदन ने मिलने पर बताया कि हम काफ़ी दिनों, करीब 1.5 महीने से हम उन नागदा क्षेत्र में नहीं गए हैं। पिताजी का सूरत में रहना, बड़े भाई का, छोटे भाई गोपाल का सूरत में रहना पाया। इस प्रकार से मनोज द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक थी। मनोज से पुनः पूछताछ करी, तब उसने बताया कि ये सही था कि उसके ससुराल वालों के धोखे में उसके द्वारा
अनिल मीणा और उसके साथियों को बुलाकर बाद में उसने दरवाज़ा खोलते ही साथ ये घटना कारित करी, लेकिन उस समय उसके ससुराल के कोई भी व्यक्ति नहीं थे, वो अकेला ही मृतक था और इस प्रकार से उससे हत्या हो गई है। इस पर आज जो है हमने इन लोगों की तलाश करके और इनसे गिरफ्तारी लेकर आला जरब वगैरह बरामद कर रहे हैं। मृतक जो है, मृतक के बारे में उसके परिजनों से पूछताछ करी गई, बिछड़ोद के निवासियों से। उन्होंने बताया कि मृतक क्या था कि काफ़ी शराब पीने का आदी था, काम धंधा कुछ नहीं करता था, कुछ कभी कभी गाड़ियों पर, लोडिंग वाहनों पर क्लीनरी का काम, कहीं ड्राइवरी का काम, इस प्रकार से घूमते फिरते करता था। कहीं वो थोड़ा वो गर्म स्वभाव का भी था, हर किसी से विवाद भी कर लेता था और कहीं भी निकल जाता था। दारू पीने का आदी था, हमेशा वो दारू पिए रहता था, इसलिए ऐसा उसके पास 4-5 दिन पहले ही एक मोबाइल भी होने की सूचना मिली है, जिसकी CDR बुलाई जा रही है। CDR का भी अवलोकन किया जा रहा है, उसके आधार पे हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें आगे जो जो तथ्य आएंगे उस पर हम लोग और कार्रवाई करेंगे। मृतक का वहाँ झोपड़ी पे जाने का कारण पूछा गया सर, किसी को झोपड़ी पे कैसे पहुंचा? अगर झोपड़ी पे नहीं जाना था तो उससे पास में ढाबा था, तो वो लिंक क्या था सर? नहीं, ढाबा था ये सही बात है, लेकिन वो अब किन परिस्थितियों में गया, ऐसी संभावना, ऐसा लगता है कि चूंकि वो शराब पीता था, उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। घर वालों ने ये बताया कि वो कई बार बसों में सफ़र करता था, बस वाले उसको उतार देते थे, और उसके बाद जब पैसे नहीं होने पर उसको उतार देते तो फिर वो वहीं पर खाना पीना किसी से मांग कर, पैसे लेकर, भीख मांग कर वो अपनी दारू पीने का शौक पूरा करता था। तो चूंकि रात का समय था, ऐसा लगता है कि ये भी ऐसी एक जानकारी ये भी मिल रही है कि वो नागदा तरफ कहीं से घूमते हुए आया था। तो हो सकता है वो घटना दिनांक को नागदा से वो घटना स्थल पर किसी वाहन के माध्यम से उतरा हो और लाइट देखकर, झोपड़ी में लाइट देखकर वहाँ गया हो कि उसको कुछ खाने को मिल जाएगा, और वहाँ पर ये घटना हो गई। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया आरोपी को? जी, आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? चारों आरोपियों को जो है वहाँ अपना थाना बिरलाग्राम क्षेत्र में लेकर आए और थाना परिसर में उनकी गिरफ्तारी दी गई है। का कोई रिकॉर्ड पुराना कुछ? आरोपी का रिकॉर्ड के लिए हम पता लगा रहे हैं, हालांकि ऐसा प्रथम दृष्टया अभी हमको एक आरोपी की जानकारी मिली है, जो अनिल मीणा की, जिसके खिलाफ है सर, सभी के रिकॉर्ड हैं। सभी के रिकॉर्ड बादल को छोड़कर सभी के रिकॉर्ड। बादल आरोपी जो है, इसमें क्या है कि जो बादल पिता कैलाश चंद्र चंद्रवंशी है, ये ठिकरिया थाना बड़ौदा का रहने वाला है। एक विकास पिता मांगीलाल मकवाना, ये भी अटलाउदा थाना नागदा का है। अनिल पिता बाबूलाल मीणा, ये वर्तमान में प्रकाश नगर नागदा में रह रहा है, रहने वाला ये खाचरोद का है, जो ढाबा का संचालन करता है। इसी प्रकार से मनोज पिता बाबूलाल कछावा जो है, ये बंजारा जाति का होकर रतलाम फाटक नागदा में काम करता है, लेकिन अभी बिरियाखेड़ी में जो घटना स्थल है उसी खेत पर वो रखवाली करता है और साथ में वो वहाँ पर पानत का काम करता है। तो ये जो चारों आरोपियों के, चारों ही के मिल गए क्या? अभी रिकॉर्ड अपन ने देखे तो बादल का नहीं है, बादल का नहीं है, लेकिन बाकी 3 आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हमको मिले हैं, जिसमें आरोपी मनोज के खिलाफ पूर्व में 2 प्रकरण शराब के मिले हैं। इसी प्रकार से आरोपी विकास कही है, विकास के भी काफी आपराधिक प्रकरण, करीब 6 विकास के आरोपी के आपराधिक मामले पाए गए हैं। और आरोपी अनिल के खिलाफ भी 7 बार कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ भी 7 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। और इसी प्रकार से मृतक के मिले 2 मृतक जो है उसके खिलाफ भी 2 मामले थाना घटिया में मिले। सर जो आरोपी है क्या नहीं, मृतक ने केवल दरवाजा खोला था, दरवाजा खुलवाया था मृतक द्वारा दरवाजा खुलवाने पर आरोपी, जो मुख्य आरोपी है मनोज, इसको लगा कि शायद लगता है मेरे ससुराल वाले आ गए, और इसी बात को समझकर उसने अपने साथियों को पहले इकट्ठा करा। उसकी इस बात की पुष्टि हमको CDR के अवलोकन से हो रही है कि उसकी पत्नी के मोबाइल से ही उसके द्वारा फोन अन्य आरोपी अनिल मीणा को किया गया। तो वहाँ पर उस समय सिर्फ आरोपी था मौजूद झोपड़ी जहाँ पर उनका घर है वहाँ? हाँ, आरोपी मौजूद था। और कोई था परिवार का?
नहीं, और कोई लोग, बाकी लोग तो इसके परिवार के, वो वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ रहता है। और इसके अलावा जो है इसमें मामले में भूमिका, जो महत्वपूर्ण भूमिका, थाना प्रभारी बिरला ग्राम पिंकी आकाश, उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय, उप निरीक्षक लाल सिंह डोडिया, सहायक उप निरीक्षक भुवन सिंह, प्रधान आरक्षक कालूराम, भेरूलाल, विजय थापा, हरगोविंद सिंह, प्रद्युम्न सिंह, शर्मिष्ठा शुक्ला, आरक्षक जितेंद्र सेंगर, संदीप यादव, अर्जुन सोलंकी, निर्मल सिंह, हेमराज, सौरभ भदौरिया और सैनिक रामेश्वर की रही है। थैंक यू सर।